अध्याय-1 भारत में यूरोपीय जातियों का आगमन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली पोर्चुगीज इन इंडिया। ये याद सर्वविदित है कि मध्य युग की यूरोपीय मंडियों में भारतीय माल की भारी मांग थी। यह माल या तो स्थल मार्ग से यूरोप पहुंचता था अथवा थोड़ा स्थल और थोड़ा समुद्री मार्गों से। तुर्की लोगों की शक्ति बढ़ जाने से बाधाएं पैदा हो गई। स्थल मार्ग के व्यावहारिक रूप में बंद हो जाने के कारण भारत को नए मार्ग खोजने की आवश्यकता पड़ी। इस संबंध में पुर्तगाली लोगों ने अगुवाई की। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी ने 1393-1460 जो सर्वसाधारण में निवाहक नेविगेटर के रूप में प्रसिद्ध है, इस संबंध में बहुत कुछ कार्य किया। उसने वैज्ञानिक ढंग पर नाविकों के प्रशिक्षण के लिए नियमित विद्यालय की नींव डाली। जो लोग भी नी संचालन के कार्य में लगे, उन सबको उसने प्रोत्साहन दिया। पुर्तगालियों के इन प्रयत्नों का परिणाम ये हुआ कि अफ्रीका के प्रायः संपूर्ण तटीय भाग से पुर्तगाली परिचित हो गए। उन लोगों ने 1471 में भूमध्य रेखा इक्वेटर को पार किया तथा सन 1481 में कांगो नदी तक पहुंच गए। सन 1487 में बार्थोलोमेओ डाइस डियाज ने उत्तमाशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप को पार किया। द्वितीय जॉन ने उसका संरक्षण किया था। सन 1497 में एम्मानुल राजा के संरक्षण में वास्को डी गामा ने अपना अभियान आरंभ किया। उसने डाइस वाले मार्ग का ही अनुसरण करते हुए आशा अंतरीप को पार किया। इस मार्ग से वह मोजम्बिक पहुंचा। उसे एक भारतीय पथ प्रदर्शक की सहायता प्राप्त हुई और वह अप्रैल 1498 में भारत के लिए चल पड़ा। एक मास की यात्रा के पश्चात वह कालीकट पहुंचा। राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया तथा उसे कुछ सुविधाएं भी प्रदान की। अरब के लोगों को वास्को डी गामा का भारत में आगमन तनिक भी अच्छा न लगा। उन्होंने पुर्तगालियों के विरुद्ध अनेक प्रकार की बातें फैला दी। परिस्थितियां प्रतिकूल समझकर वास्को डी गामा लगभग 3 मास भारत में रहकर वापस चला गया। डॉडवेल के मतानुसार 4 प्रकार से पुर्तगाली अनुपम रूप से भाग्यशाली थे। मालाबार के तट पर आकर उनका संपर्क असंख्य छोटे छोटे सरदारों से हुआ जो परस्पर वैमनस्य करते थे, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से एक की शत्रुता का परिणाम दूसरे से मित्रता का होना अवश्यंभावी था। पुनश्च कोचीन और कालीकट का प्रदेश उस समय निवासियों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त चावल पैदा नहीं करता था। इनकी आवश्यकता की पूर्ति कोरोमंडल तट से मुसलमानों के जलपोत अन्न लाकर करते थे। इस प्रकार यह प्रदेश समुद्र की ओर से रसद बंद कर देने पर बड़ी कठिन परिस्थिति में पड़ जाता था। पुनः 15वीं शताब्दी की समाप्ति के समय में ये लोग भारतवर्ष पहुँचे और उस समय उन्हें कोई बड़ा राज्य नहीं मिला जो उनकी स्थापना में कोई सतत अथवा प्रभावशाली बाधा उत्पन्न कर सकता। अंत में जो भी कठिनाइयों उन्हें झेलनी पड़ी और विजय करनी पड़ी, उनका एकमात्र हल यही था कि युद्ध के लिए उनके जहाज उस समय भारत के समुद्री क्षेत्र में मिलने वाले जहाज़ों से कहीं अधिक शक्तिशाली होने चाहिए। यह अंतिम साधन ही पुर्तगालियों की शक्ति को पूर्व में जमा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। स्थल युद्ध के दृष्टिकोण से भारतवर्ष में एक सैनिक साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न देखने के लिए उनका राष्ट्र बहुत ही छोटा था। उन्होंने यथाशक्ति मुसलमान राज्यों को नष्ट करने का प्रण किया था और इस कारण वे शस्वहीन असहाय व्यापारियों की स्थिति में नहीं रह सकते थे। समुद्री क्षेत्र में प्रभुत्वशाली होना उनकी सफलता की कुंजी थी। जिन भौगोलिक स्थितियों के कारण भारत में समुद्री शक्ति का जन्म हुआ, उसकी निरंतर प्रगति नहीं हुई। हिंद महासागर में भिन्न भिन्न ऋतुओं में सतत रूप से बहने वाली हवाओं के कारण भारतीयों को विशेष ऋतुओं में अदन और बसरा से गुजरात, बंगाल से मलाका और मलाका से मालाबार सरलता से और नियमित रूप से व्यापार करने की सुविधा थी। किंतु इन हवाओं की नियमितता और शक्ति के कारण इनके विरुद्ध समुद्री यात्रा करना निषिद्ध कर दिया था। तूफान और ज्वार उन आदिकाल के नाविकों के लिए इतने डरावने थे कि वे इनका मुकाबला करके जीवन रक्षा करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पूर्वी नाविक और जहाज विश्वस्त हवाओं में यात्रा करने के अभ्यस्त थे। अंध महासागर के तूफानों से टक्कर लेने के लिए बनाए गए जहाज़ों के सामने पूर्व के जहाज बड़े ही कमज़ोर थे। इसका पहला परिणाम तो ये था कि पुर्तगालियों के जहाज
बहुत बुरी ऋतु में भी समुद्र में ठहर सकते थे, जबकि उनके शत्रु उस ऋतु में सबसे निकट की बंदरगाह में भागकर शरण लेते थे। दूसरे, पुर्तगाली अपने जहाज़ों पर तोपखाना प्रयोग कर सकते थे। इसके विपरीत तोप के झटके से भारतीय जहाज़ों को पहले गोले में ही टुकड़े होने की आशंका रहती थी। द कैम्ब्रिज शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, pp 379-80। सन 1501 में वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार आया। उसने कन्नानूर में एक कारखाने की स्थापना की तथा वह 1503 में पुर्तगाल लौट गया। अरबों का विरोध होने पर भी पुर्तगाली कालीकट, कोचीन तथा कन्नानूर में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में सफल हुए। उन्होंने अरबों पर अत्याचार किए तथा उनका दमन किया। वास्को डी गामा के भारत से जाने के पश्चात पुर्तगालियों को अनेक कष्ट हुए। राजा जमोरिन ने कोचीन में पुर्तगालियों पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हुआ। इससे पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। डी अल्मीडा द अल्मीडा 1505-9 भारत में पुर्तगाली अधिकृत प्रदेशों का पहला वायसराय डी अल्मीडा या वो इस पक्ष में नहीं था कि स्थल स्थानों को अत्यधिक अपने अधिकार में किया जाए। वह चाहता था कि उसके देशवासी अपनी समुद्री शक्ति के विकास पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। उसके विचार में ये बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि जब तक समुद्र पर तुम्हारा प्रभुत्व है, तब तक तुम भारत पर अपना प्रभुत्व बनाए रखोगे, और यदि तुम्हारे पास वह शक्ति नहीं है, तब समुद्र के तटवर्ती एक दो दुर्गों का अधिक महत्व नहीं। यह नीति यथार्थ में ही ब्लू वाटर नीति कही गई है। अल्मीडा तथा उसका पुत्र ये दोनों 1509 में मिस्रवासियों से हार गए तथा मारे गए। अल्बुकर्क एल्बुकर्की 1509-15 वह भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। श्री स्टीफेंस ने उसकी नीति के संबंध में 4 बातों का उल्लेख किया है। प्रथम, उसने व्यापार के लिए कुछ आवश्यक स्थानों पर अधिकार करना चाहा तथा उस पर सीधा शासन करने की इच्छा की। दूसरे, उसने कुछ चुने हुए जिलों में वहीं के निवासियों के साथ मिश्रित विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उपनिवेशों के रूप में संगठित करना चाहा। तीसरे, जब वह अपनी इन दोनों बातों में सफल न हुआ तब उसने दुर्ग बनाने की इच्छा की। चौथे, जब ये कार्य भी उसे असंभव प्रतीत हुआ तब उसने स्थानीय व्यापारियों को पुर्तगाल नरेश के प्रभुत्व को स्वीकृत करने तथा अपने लिए भेंट लेने की इच्छा की। अल्बुकर्क एक महान विजेता था। उसने 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त की तथा उसे अपने अधिकार में ले लिया। ये स्थान पुर्तगाली साम्राज्य का प्रधान कार्यालय बन गया। उसने दूर पूर्व में मलाका पर विजय प्राप्त की तथा गर्म मसाले वाले छोटे द्वीपों को हस्तगत करने के लिए संघर्ष तथा प्रयत्न किया। सन 1515 में उसने फारस की खाड़ी के द्वीप ओर्मस को जीता। उसने कोचीन नरेश की आज्ञा से कोचीन में एक दुर्ग का निर्माण किया। उसने प्रशासन व्यवस्था के लिए बहुत से पुर्तगाली अफसरों को नियुक्त किया। प्रशासन कार्य में मुसलमानों के साथ अन्याय किया गया तथा हिंदुओं का स्वागत हुआ। उन्हें शासन व्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में स्थान मिला। उनके लिए स्कूल स्थापित किए गए। हिंदुओं की पंचायतों का बहिष्कार नहीं किया गया। हिंदू अफसरों के नेतृत्व में रहने वाले भारतीय फौजियों का स्वागत किया गया। उसने भारतीय स्त्रियों के साथ पुर्तगालियों के विवाहों को भी प्रोत्साहन दिया। अल्बुकर्क महान व्यक्ति था। उसे वस्तुतः भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कहा जा सकता है। उसके चरित्र में ऐसे चिन्ह थे जो विशेष रूप से प्राच्य लोगों को रुचिकर थे। उसकी वीरता, उसकी कठोर सत्यशीलता, पूर्णता तथा उसकी दानशीलता ये सभी उसके गुण थे। लोग उससे डरते थे तथा प्रेम भी करते थे। वह ऐसा व्यक्ति न था कि किसी असफलता से भयभीत हो जाए। वह तब तक चुप न बैठता था जब तक वह अपने संकल्प को पूरा न कर ले। वह पूर्ण देशभक्त था तथा उसकी स्वार्थहीनता बहुत बढ़ चढ़कर थी। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि अपने देशवासियों के द्वारा उसे अल्बुकर्क महान कहा जाता था। कहा जाता है कि जब सन 1515 में उसकी मृत्यु हुई तब उससे यूरोपीय तथा भारतीय लोगों को समान दुख पहुंचा, क्योंकि सभी उसे समान रूप से प्रेम करते थे। उसके मृतक शरीर को गोवा में दफनाया गया। डॉडवेल के मतानुसार उसके बहुत से गुण वही थे जिनके कारण महान अंग्रेज क्लाइव प्रसिद्ध हुआ। दोनों महान सेना नायक थे जिनका साहस और अंतर्दृष्टि कठिनाइयों के
साथ अधिक तीव्र होती थी। दोनों एक धैर्यवान और असंख्य शत्रुओं से लोहा लेने के लिए उद्यत रहते थे। वे बड़े ओजस्वी थे, जिनसे उनके अनुयायियों को प्रेरणा प्राप्त होती थी। दोनों ही भाग्यशाली थे और उनके शत्रु उनसे भय खाते थे। दोनों ही विश्वासघात के कार्य कर सकते थे, किंतु दोनों ही इसका प्रयोग इतना कम करते थे कि लोगों का उनमें विश्वास बना रहता था। दोनों में ही आवश्यक तथ्य को परखने की तथा व्यर्थ की बातों का निराकरण करने की कुशलता थी। अपनी पीढ़ी में अल्यूकर्क ही अकेला व्यक्ति था जिसने ये समझा कि समुद्री शक्ति के आधार पर निर्मित साम्राज्य अधिक दिन नहीं टिक सकता। पुर्तगाल के घोर विरोध होने पर भी अल्यूकर्क ने गोवा को पूर्व में पुर्तगाल की शक्ति का केंद्र बनाने पर जोर दिया, जहां एक बड़ी बंदरगाह में जहाजों की मरम्मत की जा सके, नए आदमी भर्ती किए जा सके, नई रसद प्राप्त की जा सके और इस विशाल नगर से सेना प्राप्त की जा सके। वास्तव में उसका विचार सत्य भी था। एक शताब्दी पश्चात जब पुर्तगाल जीवन और मरण के संघर्ष में फंसा, वह गोवा में एकत्रित किए गए साधनों के आधार पर ही लगभग 50 वर्ष तक इस संघर्ष को चलाता रहा। द कैम्ब्रिज शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, p. 384। अल्बुकर्क की मृत्यु के पश्चात भी पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ती ही गई। उन्होंने 1534 में दीऊ तथा बसींत बसेंग पर अधिकार किया। 4 वर्षों के पश्चात उन्होंने दमन को जीता। उसी वर्ष उन्हें गोवा में कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हुई। 1545 में दीऊ के किले पर गुजरात के राजा ने आक्रमण किया, किंतु उसकी सफलतापूर्वक रक्षा की गई। 1571 में बीजापुर, अहमदनगर तथा कालीकट के शासकों ने संगठित रूप से पुर्तगालियों को खदेड़ने का प्रयत्न किया, किंतु वे गोवा पर अधिकार करने में असफल रहे। ये बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में पुर्तगालियों के आगमन के कारण पारस्परिक हितों में संघर्ष की भावना बढ़ी। जैसा कि प्रायः कहा जाता रहा है, ये संघर्ष ईसाइयों तथा मुसलमानों में नहीं था, बल्कि आयातकों तथा निर्यातकों में था। भारतीय आयात करने वालों ने, जिनमें से बहुत से मुसलमान थे, पुर्तगालियों का नए ग्राहकों के रूप में स्वागत किया। अरब तथा मिस्र के ग्राहकों ने नए प्रतियोगियों के रूप में उनका विरोध किया, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वे उनके मौजूदा एकाधिकारों में बाधक सिद्ध होंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि पुर्तगालियों ने कालीकट के शासक से मालाबार तट की मुख्य बंदरगाह को हड़प लिया तथा उन केंद्रों में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर लिए, जहां से उन्हें काली मिर्च मिलने की संभावना थी। पुर्तगाली केवल इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि उन्हें व्यापार में भाग मिल गया, वे उसे नियंत्रित करने के संबंध में दृढ़ निश्चयी थे। ऐसा करने में वे समर्थ हो गए क्योंकि उन्होंने एक सुदृढ़ नी सेना को संगठित किया, जिसके कारण उन्हें समुद्रों पर नियंत्रण करने में सहायता मिली। उन्होंने संकीर्ण सागर की रक्षा करने के लिए किले भी बनाए। उन्होंने एक केंद्रीय संगठन स्थापित किया, जिसके अधीन सैनिक प्रगति चलती रहती थी तथा जिस पर नौसेना को आधारित किया जा सकता था। जहां तक पुर्तगालियों द्वारा व्यापार पर नियंत्रण करने का संबंध है, कुछ मार्गों तथा सब मार्गों पर, कुछ उपयोगी वस्तुओं पर पुर्तगाली साम्राज्य के लाभ के लिए एकाधिकार प्राप्त कर लिया गया। इन बंदिशों के अतिरिक्त भारतीय तथा अन्य जहाज पर्याप्त शुल्क देने पर निश्चित बंदरगाहों के मध्य यात्रा के लिए अनुमति पत्र प्राप्त कर सकते थे। अनुमति पत्र के बिना यात्रा करने वाले जहाज़ों को रोका जा सकता था तथा उन्हें जब्त किया जा सकता था। पुर्तगालियों द्वारा मार्गों पर नियंत्रण के लिए रखी गई तोपवाली नौकाएं उनके विरोधियों की भारी तथा कष्टकारी नौकाओं की तुलना में अधिक शक्तिशालिनी थीं। इन उपायों द्वारा पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में सभी मुख्य व्यापारी मार्गों पर अपना अधिकार जमाए रखा। ये सत्य है कि कुछ माल स्थलमार्ग से यूरोप पहुंचता रहा, किंतु इसका मुख्य कारण पुर्तगाली अधिकारियों में रिश्वत लेने की प्रवृत्ति का बढ़ना या और जिसे वह निजी लाभ का स्रोत समझते थे तथा जिन्हें निषिद्ध माल के गुजरने के लिए रिश्वत दी जा सकती थी। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पुर्तगाली अधिकृत बस्तियां पुर्तगाली साम्राज्य का संविलय अंग थीं। साथ ही भारत के पूर्वी तट पर कुछ कम नियंत्रित रूप की बस्तियों बस गई। बंगाल में विभिन्न स्थानों पर तथा कोरोमंडल तट पर पुर्तगाली व्यापारी स्थानीय अधिकारियों की स्वीकृति से बस गए। तथापि अपने राष्ट्र के नाम पर उन्होंने अपनी बस्तियों में दुर्ग बना लिए,
स्थानीय शासन के अधिकार ग्रहण कर लिए तथा अंत में उन्होंने कुछ मामलों में गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के अधिकारों का उल्लंघन किया। इस प्रकार पुर्तगाली बस्तियां अराजकता का केंद्र बन गई तथा कुछ अवस्थाओं में लुटेरों जलदस्युओं का आश्रय स्थान बन गई। भारत में पुर्तगालियों के आगमन से कोई महान तात्कालिक प्रभाव न पड़ा। राजनीतिक क्षेत्र में उनके गोवा पर अधिकार के कारण उनकी बीजापुर के साथ शत्रुता हो गई। उन्होंने विजयनगर के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखे। मुसलमानों के विरुद्ध उसके संघर्ष में उन्होंने उसे कोई विशेष सहायता प्रदान न की। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार पुर्तगालियों के आगमन के कारण तात्कालिक अस्पष्ट राजनीति में एक की वृद्धि मात्र हो गई। युद्ध में उन्होंने तोप तथा बंदूक चलाने की विद्या के उच्च स्तर को स्थापित किया। उन्होंने अजेयता का ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत किया जिससे उन्हें अपने कार्य में अत्यधिक सहायता मिली। जहाँ तक व्यापार वाणिज्य का संबंध है, यह नहीं कहा जा सकता कि व्यापार में विकर्षण के कारण भारतीय माल के निर्यात में भारी विस्तार हुआ। ये संभव है कि काली मिर्च पश्चिमी यूरोप में पहले की अपेक्षा अधिक पहुंची हो। तथापि एकमात्र नवीन स्थिति ये थी कि पश्चिमी अफ्रीका तथा ब्राज़ील में भारतीय सूती माल की नई मंडियों खुलीं। पुर्तगाली आयात व्यापार के विकास में सफल नहीं हुए। उनके द्वारा मोल लिए गए अधिकांश माल का मूल्य चांदी के सिक्कों में दिया जाता था। ये प्रसाधन सामग्री, श्रृंगार वस्तु तथा यूरोप की नवीन वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ भी माल नहीं बेच पाते थे। उन्होंने भारत में जो उल्लेखनीय सेवा की, ये थी तटवर्ती व्यापार की प्रभावशाली नीति। मालाबार तट के सभी प्रदेशों में जलदस्युओं के दल रहते थे, जिनका निर्वाह मुख्य रूप से इसी बात पर था कि ये छोटे छोटे जहाज़ों पर आक्रमण करते रहते थे। ऐसे जहाज भारी संख्या में गुजरात तथा लंका, मद्रास व बंगाल आदि प्रदेशों के बीच आते जाते रहते थे। पुर्तगालियों ने इन जहाज़ों के नाविकों को ऐसी नौकाएं प्रदान की जिनमें तोपें थीं। इसके कारण भारतीय व्यापार मार्ग में काफ़ी सुरक्षा की भावना स्थापित हो गई। तथापि हमें लाइसेंस फीस अथवा रिश्वत के रूप में भारतीय व्यवसाय पर उनके द्वारा प्राप्त किए गए धन का भी स्मरण रखना चाहिए, चाहे वह वाणिज्य तटीय हो अथवा विदेशी। 17वीं शताब्दी के आरंभ से पुर्तगालियों की शक्ति का ह्रास आरंभ हो गया। इसका एक विशेष कारण ये था कि 1580 में स्पेन के फिलिप द्वितीय के समय में पुर्तगाल स्पेन का ही एक भाग बना दिया गया था। स्पेन की अपनी अवस्था उस समय अच्छी न थी। उससे यह आशा करना कठिन था कि वह पुर्तगालियों के हितों की रक्षा कर सकेगा। इसका परिणाम ये हुआ कि पुर्तगाली एक एक करके अपने अधिकृत प्रदेश खो बैठे। डचों ने उन्हें एम्बोयना से खदेड़ दिया। 1622 में ईरान की सरकार ने ओमेस का प्रदेश छीन लिया। डचों ने 1640 में मलाका पर अधिकार कर लिया। 1656 में उन्हें लंका से निकाल दिया गया। 1739 में मराठों ने बेसिन को प्राप्त कर लिया। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग से पुर्तगालियों के अधिकार में भारत में सिर्फ गोवा, दमन तथा दीव के प्रदेश थे। अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार से कहा कि वे भारत में पुर्तगाली अधिकृत स्थानों के संबंध में बातचीत करें। क्योंकि पुर्तगाली सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, इसलिए भारत सरकार ने लिस्बन में अपने दूतावास को बंद करने का निश्चय कर लिया है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की असफलता के कारण कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की असफलता के कई कारण थे। एक, अल्बुकर्क की मृत्यु के पश्चात पुर्तगाल सरकार की ओर से कोई शक्तिशाली व्यक्ति भारत में नहीं आया। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य असंगठित होना आरंभ हो गया। 2, भारत में पुर्तगाली प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अधिकारियों के वेतन कम थे, इसलिए उनको किसी से रिश्वत लेने में कोई संकोच न था। अधिकांश पुर्तगाली अफसर स्वार्थी थे। उन्हें लोगों के कष्टों की परवाह न थी। उन्हें अपनी जेबें गर्म करने की अधिक चिंताई, उनका उचित या अनुचित साधनों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं था। 3, पुर्तगालियों की धार्मिक नीति भी उनके विनाश का एक प्रमुख कारण थी। पुर्तगालियों ने भारत में इंक्विजिशन प्रारंभ की तथा उन्होंने उन लोगों पर अत्याचार किए जो ईसाई नहीं थे। उन्होंने भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए सब प्रकार के उपायों का उपयोग किया। उनके कठोर तथा नृशंस वर्ताव के कारण लोगों के मन में कटुता पैदा हुई।
1540 में गोवा द्वीप में समस्त हिंदू मंदिरों को पुर्तगाल नरेश की आज्ञा से नष्ट कर दिया गया। संत फ्रांसिस के अनुयायी मिशनरी 1517 में यहाँ आए तथा गोवा उनके प्रबल प्रचार का केंद्र बन गया। भारत में पुर्तगाली अधिकारियों ने जनता की ओर तनिक भी ध्यान न दिया। गोवा के नागरिक अधिकारियों ने अपने नरेश को 1552 में लिखा, भारत में आपके वायसराय अथवा अन्य अधिकारियों में न्याय की भावना नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य हर प्रकार से धन बटोरना है। 4 मुगल साम्राज्य की स्थापना भी पुर्तगालियों की असफलता का एक कारण थी। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगालियों को किसी बड़े विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। 1556 में अकबर के गद्दी पर बैठने के पश्चात मुगल शक्ति बढ़ने लगी। मुगल लगभग सारे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में एक प्रकार से सफल हुए। इन परिस्थितियों में भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व के विकास के लिए कोई भी स्थान न रहा। 5 पुर्तगाल एक छोटा सा देश है। उसके पास इतने स्रोत नहीं थे कि भारत जैसे देश को जीत सके। साथ ही उसकी शक्ति भी 2 और बैठी हुई थी, भारत स्थित पुर्तगाली बस्तियों में तथा ब्राज़ील में। कुछ समय के पश्चात पुर्तगालियों ने भारत की अपेक्षा ब्राज़ील की ओर अधिक ध्यान देना आरंभ किया। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के अधिकार में हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि स्पेन के हितों का प्राधान्य हो गया तया पुर्तगाली हित गौण हो गए। स्पेन के लाभ के लिए पुर्तगाली उपक्रमों पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई। लिस्बन का, जो कभी यूरोप का गोदाम था, महत्व खत्म हो गया। स्पेन के अधिकारी भारत स्थित पुर्तगाली प्रदेशों में भेजे गए तथा इन लोगों ने धन बटोरने का अधिकाधिक प्रयत्न किया। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि इसका देश के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्पेन के इन चाटुकारों के कारण देश में पुर्तगाली हितों का नाश हो गया। साथ भारत में डच तथा अंग्रेज प्रभुत्व की वृद्धि के कारण देश में 2 प्रबल प्रतिद्वंद्वी उत्पन्न हो गए। पुर्तगालियों के लिए उनका मुकाबला करना उनकी शक्ति के बाहर की बात थी। इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे पुर्तगाली साम्राज्य नष्ट हो गया। 8 भारत में आने वाले पुर्तगालियों में बहुत से गुण थे, जैसे व्यक्तिगत शौर्य, विजयोल्लास, वैयक्तिक तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना। किंतु इनमें बहुत से क्रूर, राजनीति से अनभिज्ञ तथा हठी थे। प्रारंभिक सफलता के कारण उनमें आंतरिक दर्प उत्पन्न हुआ। इस कारण ये स्वाभाविक था कि वे एशियावासियों के प्रति प्रजा का दृष्टिकोण अपनाने लगे। यूरोप से पुर्तगाली स्त्रियां कम संख्या में आई, इसलिए उन्हें बाध्य होकर भारतीय स्त्रियों से विवाह करना पड़ा। उन्हें आशा थी कि इस प्रकार के व्यवहार से भारत की पुर्तगाली बस्तियों में सैनिक और नाविक अधिक संख्या में मिलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रकार की मिश्रित जाति मूल जाति से निकृष्ट और साहसहीन रही। किंतु उनमें दर्प, लोभ तथा भ्रष्टाचार की प्रबल भावना का उदय हुआ। शीरिया के अवसर कम होने लगे तथा इसके स्थान पर कुटिलता और अन्याय बढ़ने लगा। भारतवासी पुर्तगालियों से घृणा करने लगे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि समय की गति के साथ भारत में उनके साम्राज्य की जड़ें खोखली हो गई। पुर्तगाल की असफलता के कारणों के विषय में डॉडबेल का मत है कि 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाल का साम्राज्य तीव्रता से नष्ट हो रहा था। राजकर्मचारी भ्रष्ट और दुर्ग टूटे फूटे और शस्त्ररहित थे। व्यापार अवनति पर था। सबसे महत्वपूर्ण या पुर्तगाली संघ की अक्षुण्णता का नष्ट हो जाना। कोचीन के राजा ने जिस समय पुर्तगालियों से सहयोग किया वह इनके अनुशासन पर मुग्ध हो गया। इनका अनुशासन इतना कठोर था कि यदि राजा का सेवक भी उनका नेतृत्व करता तो वे उसकी आज्ञा मानते। किंतु 1597 से 1600 के काल में फ्रांसिस्को डी गामा गोवा का राज्यपाल था। उसका बड़ा अपमान किया गया। उसके महान पूर्वज वास्को डी गामा की मूर्ति को, जिस दिन वह अपने देश के लिए रवाना हुआ, नीचे उतारकर तोड़ डाला गया। 40 आदमियों ने उसके जहाज पर जाकर उसका बुत बनाकर फांसी देकर लटका दिया। इस पतन के कुछ कारण तो स्पष्ट हैं। पुर्तगाल एक छोटा सा देश था और उसने 2 महान कार्य किए जिनमें ब्राज़ील की विजय और भारतीय समुद्रों पर विजय करना था। इन दोनों कार्यों ने उसके नागरिकों का बड़ी संख्या में बलिदान लिया। जहाज़ों पर और गर्म जलवायु में असाधारण मौतें हुई। कुछ वीर और साहसी लोगों ने, जिन्होंने पूर्व में पुर्तगालियों की स्थिति बनाई, लौटकर स्वदेश गए ही नहीं।
जाति में से श्रेष्ठ तत्व निकल जाने के पश्चात शीघ्रता से पतन आरंभ हो गया। शेष लोगों के साहसिक कार्य उनके पूर्वजों के समान नहीं थे। 1538 में आवश्यक सेना तैयार करने में कठिनाइयां आई। बंदियों को साधारण क्षमा दान का लालच दिया गया और देशद्रोहियों को इस शर्त पर क्षमा कर दिया गया कि वे भारतवर्ष में जाकर रहें। मृत्युदंड प्राप्त अपराधियों को भारतवर्ष भेजकर स्थायी देश निकाला दे दिया गया। क्रमशः कम अपराध करने वालों को 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक भारतवर्ष में कार्य करने की शर्त पर क्षमा कर दिया गया। पुर्तगालियों की बस्तियों को हीन नागरिक चरित्र के लोगों से भर दिया गया। ये लोग भारतवर्ष के निम्नतम वर्ग की स्त्रियों के साथ रहकर संतान द्वारा अपनी संख्या बढ़ाने लगे। इसके साथ साथ पुर्तगाली मानसिक रूप से जड़ हो गए थे। जहाज बनाने और सामुद्रिक यात्रा संबंधी कलाओं में उन्होंने जो आश्चर्यजनक प्रगति की वह समाप्त हो गई। वे भारत के समुद्रों में श्रेष्ठ रहे, किंतु वास्को डी गामा और अल्बुकर्क के समय तक जहाज बनाने, चलाने और युद्ध करने की कला को सीखे हुए लोगों से अधिक निपुण लोगों से लड़ने के अवसर पर उनका अंत अवश्यंभावी था। वास्तव में गोवा को इनकी प्रतिष्ठा का कब्रिस्तान ही बनना था। द कैम्ब्रिज शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया p. 391। भारत में उच्च द डच इन इंडिया इतिहास के विद्यार्थी फिलिप द्वितीय के विरुद्ध नेदरलैंड के विद्रोह से परिचित ही हैं। ये बात सर्वविदित ही है कि फिलिप के समस्त प्रयत्नों के उपरांत भी ये अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल हो गए। यह उस सफलता प्राप्ति के समय की ही बात है कि आम्स्टरडैम के व्यापारियों के एक दल ने भी 1592 में डच कंपनी की स्थापना की। इसके 3 वर्ष पश्चात कॉर्नेलियस हाउटमैन भारत के लिए चल पड़ा तथा 1597 में बहुत से माल के साथ लौटा। इस प्रकार डचों के लिए भारतीय टापुओं का समुदाय खुल गया। डचों की यह सफलता इतनी महत्वपूर्ण थी कि बहुत सी अन्य कंपनियों भी आरंभ की गई। 1602 में समस्त डच कंपनियों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया गया। इसके लिए एक चार्टर अधिपत्र तैयार किया गया। इससे उक्त कंपनी को पूर्वी व्यापार का एकाधिकार मिल गया। साथ ही उसे इस बात का भी अधिकार प्राप्त हो गया कि आवश्यकता पड़ने पर वो युद्ध तथा संधि भी कर सकती है। उसे उपनिवेशों पर अधिकार करने तथा किले बनाने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। डच कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। डचों ने अपना ध्यान सुदूर पूर्व में मसाले वाले द्वीपों पर केंद्रित किया। उन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने द्वीपों के मुख्याधिकारियों को हॉलैंड के अधिकार को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। इस बात का प्रयास किया गया कि व्यापार का एकाधिकार बना रहे। ये सच है कि डच तथा अंग्रेज पूर्व में मित्र रूप में दाखिल हुए। दोनों प्रोटेस्टेंट विचारधारा के समर्थक थे तथा स्पेन व पुर्तगाल, जो कैथोलिक विचारधारा के पोषक हैं, के विरोधी थे। आगे जाकर इन दोनों डचों तथा अंग्रेजों में भी मतभेद आरंभ हो गया। डच इस बात के लिए दृढ़ संकल्प थे कि व्यापार पर उनका ही एकमात्र अधिकार हो। इन दोनों शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता इतनी बड़ी कि 1623 में अम्बोयना के रक्तपात का पूर्ण उत्तरदायित्व डचों पर ही है। इस दुखद कांड के पश्चात अंग्रेज गरम मसाले वाले द्वीप को छोड़ने पर विवश हो गए तथा उन्होंने मुख्य रूप से भारत में ही शरण ली। क्रॉमवेल के समय में डचों को 85,000 पींड की क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलाक्का का प्रदेश जीत लिया। 1658 में उन्होंने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। भारत में उनके अधिकार में मद्रास तट पर नागापट्टुटम तथा बंगाल में चिंसुरा के प्रदेश थे। आरंभ से अंत तक भारत में डचों की स्थिति महत्वपूर्ण नहीं रही। भारत में डेनमार्क वासी द डेन्स इन इंडिया अन्य यूरोपीय व्यापारियों के प्रोत्साहन पर डेनमार्क के निवासियों ने भी भारतीय व्यापार में साझीदार बनने का विचार किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने तंजौर जिले में ट्रानक्वेबर के स्थान पर एक आबादी की स्थापना की। 1676 में उन्होंने श्रीरामपुर पर कब्जा कर लिया। इतने पर भी डेनमार्क निवासी भारत में अपनी नींव दृढ़ न कर सके तथा परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी भारतीय बस्तियां 1845 में ब्रिटिश सरकार को बेच दीं।